वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लेग कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में ये हमारा पहला लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। डियर स्टूडेंट्स, प्लेग कंट्रोल करने से पहले हमें तो प्लेग के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेग है क्या चीज़। तो चलते हैं डेफिनेशन इसकी देखते हैं। प्लेग की अगर हम बात करें तो प्लेग जो है ये हमारे दांतों के ऊपर एक बैक्टीरिया की स्टिकी फिल्म होती है, ठीक है, जिसको प्लेग का नाम दिया जाता है। डेंटल प्लेग इज अ स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉन्स्टेंटली फॉर्म्स ऑन योर टीथ, जो कि हमारे दांतों पर डेली बेसिस पे जो है जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स इनकी वजह से जो ये अक्सर बनती रहती है। और जो प्लेग का बनना है बेसिकली ये एक नॉर्मल प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डेली बेस पे हम खाते रहते हैं तो ये जो है खाने पीने की वजह से प्लेग जमता रहता है दांतों पे। हाँ, ये कब हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए या हमारी ओरल जो है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, जब हम इनको डेली बेस पर अच्छे तरीके से ब्रशिंग या फ्लॉसिंग टेक्निक के थ्रू जो है हम इसको रिमूव नहीं करते। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे प्लेग को तो फिर ये जो है कैविटीज़ बना देता है, गम्स डिजीज़ बना देता है या दूसरी ऑरल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। मैं पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि प्लेग किस तरह से नजर आता है, ठीक है। तो दूसरी पिक्चर में ज़रा देखें कि ट्रीटमेंट से पहले जब प्लेग बिल्कुल जम जाता है तो इस तरह के दांतों की कंडीशन हो जाती है, लेकिन जब आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वगैरह करवाते हैं तो फिर आपके दांत नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि प्लेग कंट्रोल। सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स जो प्लेग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हों ताकि इससे हमारा जो ओरल इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहे, ठीक है। प्लेग कंट्रोल इज द मोस्ट इसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द मेंटेनिंग अ प्रॉपर एंड हेल्दी ओरल इन्वायरमेंट। Also, it is the removal of microbial plaque and the prevention of its accumulation on the teeth and adjacent gingival tissues. ये बेसिकली इसकी इंडिकेशन में भी आता है या इसका पर्पस भी है कि प्लेग कंट्रोल मेथड जो है हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्लेग कंट्रोल इज द रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल प्लेग। प्लेग कंट्रोल जो है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें से हम अपने जिंजाइवल टिश्यूज जो होते हैं या फिर जो हमारे दांत होते हैं जहाँ जहाँ पर प्लेग लगा होता है वहाँ से हमने इसको रिमूव करना होता है और फिर हमने इससे प्रिवेंशन इसको देनी होती है, ठीक है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल प्लेग एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स अकामुलेशन, और इसकी जो है इसको जमा होने से हमने बचाना होता है ऑन टीथ एंड एडजेसेंट जिंजाइवल टिश्यूज, और जो हमारे पास एडजेसेंट जिंजाइवल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी जो है मैकेनिज्म है कि ये किस तरह से बनती है। सबसे पहले साथ मैंने जो है बुक की पिक्चर भी ऐड की हुई है, ठीक है। तो किस तरह से, ताकि आपको जो है डायग्राम के थ्रू जो कंसेप्ट क्लियर होने की कोशिश हो। तो पहले पेलिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया इन पेलिकल्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं, फिर ये जो है बैक्टीरियल अकामुलेशन और कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेग जो है वो ग्रोथ अपने स्टार्ट कर देता है और मैचुरेशन स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद प्लेग को कंट्रोल करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल, ठीक है। मैकेनिकल बाय हैंड, यानी कि इसमें हम जो है अपने जो है हम डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है केमिकल, जिस हमारे पास माउथ रिंजेस वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन है वो है क्लोरेक्सिडीन, ठीक है। मैकेनिकल प्लेग कंट्रोल में हमारे पास जो है सबसे पहले टूथ ब्रशेज आते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड हैं, ठीक है, और इनको दिन में 2 मरतबा आपने अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो टूथ ब्रशेज जो हैं ये हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है मैनुअल टूथ ब्रशेज एंड इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेज, जिनको पावर्ड टूथ ब्रशेज भी कहा जाता है। इनके सारों की डिटेल हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल में हमारे पास इंटरडेंटल एड्स आते हैं। इंटरडेंटल एड्स में हमारे पास डेंटल फ्लॉस आता है, इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, वुडन टिप्स आते हैं, पाइप क्लीनर आते हैं, गाज स्ट्रिप, टूथपिक, वेज स्टिमुलेटर, और उसके अलावा बुक की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारे इसके जो है इंटरडेंटल एड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एड्स फॉर द जिंजाइवल स्टिमुलेशन। अब जिंजाइवा को स्टिमुलेशन देने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है एड्स होते हैं, किस तरह से हम जो है उनको हेल्प कर सकते हैं जिंजाइवल स्टिमुलेशन को। तो जिंजाइवल मसाज के थ्रू हम, या फिर वाटर इरिगेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। फिर हमारे पास आता है लास्ट में टंग स्क्रैपर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जो है
डेंटल प्लैक के कंट्रोल और डेंटल प्लैक की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूथ ब्रशेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टूथ ब्रशेस क्या चीज़ हैं और डिस्क्राइब एज मोस्ट क्लासिक एंड प्रिंसिपल मेथड एम्प्लॉयड इन द ओरल हाइजीन। टूथ ब्रशेस जो है जी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मोस्ट क्लासिक एंड प्रिंसिपल मेथड है। ठीक है, और एडीएस काउंसिल ऑन द डेंटल थेराप्यूटिक्स के मुताबिक टूथब्रश इज डिजाइंड टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटी। याद रखिएगा, एडीए के मुताबिक, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक, जो हमारे पास टूथब्रशेस होते हैं उनको इस तरह से जो है उन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि हमारे दांतों के साथ जो है या ओरल कैविटी के साथ जो है ये क्लीनलीनेस को प्रमोट करे, उनके साथ कंपैटिबल हो। ठीक है, पिक्चर भी है और इस पिक्चर को आप गौर से देख लें, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टूथ ब्रशिंग मेथड्स हैं जो मैंने बुक से पिक्चर ली है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि टेक्निक है, फिर ब्रिस्टल्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए आपके दांतों के साथ, फिर उसके बाद है ब्रशिंग की मोशन किस तरह से होनी चाहिए और इनका इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रब इसमें आता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रब में क्या आता है कि आपने जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनकी पोजीशन को 90 डिग्री टू टूथ रखना होता है। ठीक है, और मोशन इसकी क्या होती है, इसमें आपने दांतों के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपने जो है ब्रश को जो है मोशन देनी होती है और ये सुप्राजिंजाइवल क्लिनजिंग में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर्म्स 90 डिग्री टू टूथ। इसमें भी सेम यही है कि आपके दांतों के साथ इसका जो एंगल बनना चाहिए, पोजिशनिंग होनी चाहिए, वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपने अपने जंजावा और जो ओवर द टीथ जो एरिया होगा उस पर आपने जो है सर्कुलर मोशन देनी है, इसको लार्ज सर्कल्स ओवर द टीथ एंड जंजावा। इसमें भी यही है कि सुप्राजिंजाइवल क्लिनजिंग हो जाती है। स्टीलमैन टेक्निक, इसमें क्या होता है कि आपने जो है एपेक्स की तरफ जो है 45 डिग्री की पोजीशनिंग रखनी होती है। ठीक है, ब्रिस्टल्स की अपार्ट ऑन द जंजाइवल मार्जिन, पार्ट ऑन द सर्विक्स ऑफ द टूथ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने वाइब्रेटरी पल्सिंग जो है मोशन देनी होती है और ये जंजाइवल स्टिमुलेशन के अंदर जो है इस्तेमाल होता है, जो आगे हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मॉडिफाइड स्टीलमैन है, इनका भी यही काम है, बस इसमें इसकी मोशन ये है, जो ब्रशिंग की मोशन होगी वो होगी स्वीप क्लोजली होगी। इनका काम भी वही है कि ये सुप्रा जंजाइवल क्लिनजिंग में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद है कार्टर्स 90 टू टूथ। ठीक है, इसमें भी यही है कि इनकी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे होना चाहिए और सर्कुलर वाइब्रेटरी मोशन इसकी होनी चाहिए। ठीक है, जंजाइवल स्टिमुलेशन देगा, इंटरप्रॉक्सिमल क्लिनजिंग देगा। मॉडिफाइड फॉर्म भी हमारे पास आती है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें इसकी मोशन और इफेक्ट क्लेम्ड जो है वो डिफरेंट है कि इसमें जिसकी जो मोशन होगी वो स्वीप क्लोजली होगी और ये सुप्रा जंजाइवल क्लिनजिंग देगा। बैस मेथड जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, और इसमें जो है वाइब्रेटरी हॉरिजॉन्टल मोशन देनी होती है, यानी कि दोनों मोशंस आपने हॉरिजॉन्टल भी देनी होती है और वाइब्रेटरी, इसलिए इसको जो है मोस्ट कॉमनली जो है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। सब जंजाइवल क्लिनजिंग इसमें हो जाती है और जंजाइवल स्टिमुलेशन भी हो जाती है। मॉडिफाइड बैस मेथड, ठीक है, इसमें भी स्वीप क्लोजली एंड सुप्रा जंजाइवल क्लिनजिंग। उसके अलावा जो है मोशंस इसमें फिर नीचे दी गई हैं कि हॉरिजॉन्टल में कौन सी आती है और वाइब्रेटरी में और वर्टिकल स्वीपिंग में और रोटेटरी में। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास टूथ ब्रशेस की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास मैनुअल आता है जो डेली बेस पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद पावर्ड आते हैं, सोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड आयोनिक, जिनको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। मैनुअल टूथ ब्रशेस की अगर हम बात करें, मैनुअल टूथ ब्रशेस शुड कन्फर्म टू इंडिविजुअल पेशेंट रिक्वायरमेंट, साइज, शेप एंड टेक्सचर। ये जो है हमारे पास मैनुअल टूथ ब्रशेस होते हैं, जो हमारा पेशेंट होता है, इंडिविजुअल पेशेंट, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं। उनकी ओरल कैविटी का साइज़, उसकी शेप, उसकी टेक्सचर किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपने इसको बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में और नॉर्मल ब्रिस्टल्स जो हैं मीडियम, लो और इस तरह जो है फिर थोड़े से हार्ड टाइप के होते हैं, तो इसमें जो है फिर ये वेरिएशन आ जाती हैं। बी रेडली क्लीन्ड, बी इजीली मैनिपुलेटेड, बी डूअर फॉर क्लीनलीनेस। तो मैनुअल टूथब्रशेस जो होते हैं वो इजीली हम उससे जो है सफाई अपनी ओरल कैविटी की कर सकें, इजीली मैनिपुलेटेड हों। ठीक है, और ड्यूरेबल भी होने चाहिए, यानी कि लंबे अरसे तक होने चाहिए और इनएक्सपेंसिव भी होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पेशेंट के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और क्लीनलीनेस के लिए डिज़ाइन किए गए हों। ठीक है, फिर उसके बाद है टूथब्रशेस के कुछ पार्ट्स हैं। टफ्ट क्या होते हैं? टफ्ट ये जो आपके पास क्लस्टर्स ऑफ ब्रिस्टल्स या फिलामेंट्स सिक्योर्ड इनटू द हेड, ये जो आप दांतों के ऊपर ये जो गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं सॉफ्ट, इनको टफ्ट्स कहा जाता है, जो आप दांतों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये अटैच होते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। ठीक है,
तो ब्रशिंग प्लेन क्या होता है, ये ब्रशिंग सरफेस आपको नजर आ रही होगी, सरफेस फॉर्म्ड बाय द फ्री एंड्स ऑफ द ब्रिस्टल्स या फिलामेंट्स, जितने भी फिलामेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो बाहर वाली सतह है जो आपके दांतों के साथ जो है कांटेक्ट में आती है उसको ब्रशिंग सरफेस कहा जाता है। इसका हेड क्या होता है जिसमें आपका इसको वर्किंग एंड भी कहा जाता है और इसमें ब्रिस्टल्स या फिलामेंट्स जो है मौजूद होते हैं। हैंडल क्या है, इसका हैंडल एक पार्ट होता है जो आप अपने हाथों के अंदर इसको ग्रैस्प करके और फिर ब्रशिंग करते हैं, ठीक है। शैंक क्या होता है, जो आपके हेड को और आपके हैंडल को मिला रहा होता है उसको शैंक बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसकी दूसरी टाइप है टूथ ब्रशेस की वो है पावर्ड टूथ ब्रशेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस। इनको इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक भी कहा जाता है। और मैकेनिकल, ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि इसमें जो है दोनों हॉरिजॉन्टल और वाइब्रेटरी दोनों मोशंस होती हैं, बस जस्ट आपने जो है अपने हाथों से पकड़कर इसको क्या करना होता है, अपने दांतों पे रखना होता है और ये अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। These brushes mimic the action of manual toothbrushes। ये जो टूथब्रशेस हमारे पास हैं ये मैनुअल टूथब्रशेस के एक्शन को माइमिक करते हैं, ठीक है। The heads of these toothbrushes oscillate in a side to side motion or in a rotatory motion, यानी कि हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर दोनों देता है, ठीक है। इसमें जो इसका हेड होता है, हमारे पास ऐसी कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें हमने पावर्ड टूथब्रशेस का इस्तेमाल करना होता है। यंग चिल्ड्रन, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास माजूर पेशेंट्स, हैंडीकैप्ड माजूर पेशेंट्स अगर हमारे पास हैं उनके लिए भी हम फिर यही करते हैं। इसमें जो है कोई और इंडिविजुअल जस्ट उनकी जो है ओरल कैविटी उनके मुंह के अंदर दांतों के साथ कंटेक्ट में डालेगा, वो खुद ब खुद जो है रोटेट करता जाएगा और सारा कुछ करता जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स लैकिंग द मैनुअल डेक्सटेरिटी, पेशेंट्स विद प्रोस्थोडोंटिक एंड एंडोसियोसिस इम्प्लांट्स, ठीक है। प्रोस्थोडोंटिक्स के जो पेशेंट्स हैं, ये इम्प्लांट्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ये इंडिकेट है जब वो किया जाता है। आर्थोडोंटिक पेशेंट्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पेशेंट्स ऑन द स्पोर्टिव पेरिडोंटल थेरापी, ऐसे पेशेंट्स जो पेरिडोंटल थेरापी पर हों उनको भी पावर टूथब्रशेस दी जाती हैं। अच्छा, इसके हमारे पास कुछ जो है ना एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस में ये है कि इट इंक्रीजेस द पेशेंट मोटिवेशन रिजल्टिंग इन बेटर पेशेंट्स कंप्लायंस। ये सिंपल लफ्जों में पेशेंट के लिए जो है बहुत एक तो आसानी हो जाती है पेशेंट के लिए, ठीक है। उसमें खुद उसको जो है कोई रोटेटरी या साइड टू साइड मोशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि जस्ट उसने इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना होता है, इस ब्रश को पकड़ना होता है और वो रोटेटरी और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशंस प्रोवाइड करता जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी इन द इंटरप्रॉक्सिमल एंड लिंगुअल टूथ सर्फेसेस, ये जो हमारे पास दांतों की लिंगुअल सरफेस होती है और इंटरप्रॉक्सिमल जो एरिया होता है उसमें जो है एक्सेसिबिलिटी ये देता है, ठीक है। फिर उसके बाद नो स्पेसिफिक ब्रशिंग टेक्निक इज रिक्वायर्ड, इसमें जो है ऊपर हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी उनमें से किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो है ये ऑलरेडी खुद रोटेट कर रहा होता है, इसका जो हेड होता है। यूज़ लेस ब्रशिंग फोर्स देन मैनुअल टूथब्रश, मैनुअल टूथब्रश के मुकाबले में इसमें जो हम ब्रशिंग फोर्स लगा रहे होते हैं वो भी कम होती है। उसके बाद हमारे पास है आयनिक टूथब्रशेस। आयनिक टूथब्रशेस मैंने पिक्चर इसमें डाल दी हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि आयनिक टूथब्रशेस किस तरह के होते हैं। चेंज सरफेस चार्ज ऑफ द टूथ बाय द इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनका इन्फ्लक्स होता है दांतों की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लैक विद सिमिलर चार्जेस इज रिपेल्ड फ्रॉम द टूथ सर्फेसेस। इसमें यह होता है कि आयनिक टूथब्रशेस ऐसे टूथब्रशेस होते हैं जब आप इनको अपने दांतों के साथ कंटेक्ट में लाते हैं तो इस पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इन्फ्लक्स करते हैं दांत की सरफेस पर, और जो प्लैक होता है सेम चार्जेस का, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके दांतों से प्लैक उतर जाता है, ठीक है, जो प्लैक अभी जमा हुआ होता है। दीज प्लैक आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रशेस। अच्छा, ये फिर जो है उन दांतों से किस तरह की तरफ बाहर आते हैं, रिपेल होते हैं, वो दांतों की सरफेस से उकड़ जाते हैं। अब ये जो है दांतों से बाहर की तरफ किस तरह आएंगे, इनके ब्रिस्टल्स पे किस तरह आएंगे, तो इनके ब्रिस्टल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका प्लैक जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश की तरफ, ठीक है। ये स्लाइड शायद आगे पीछे होगी, खैर एडजस्ट कर लें। सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक टूथब्रशेस क्या होते हैं? सोनिक या अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। इसमें यह होता है कि ये आपके दांतों पर तकरीबन 1.6 mHz जो है ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, वाइब्रेटरी, ठीक है, एक वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है विच लीड टू द फिनोमेना ऑफ द कैविटेशन, ठीक है। दिस एड्स इन द स्टेन रिमूवल एज वेल एज डिसरप्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो है स्टेन्स को रिमूव करने के लिए और उसके अलावा जो है बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसरप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
बेस्ट मेथड जो मोस्ट कॉमनली है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम हॉरिजॉन्टल और वाइब्रेटरी दोनों मोशन से काम लेते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं बेस्ट मेथड की? फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ डेंटल प्लैक रिमूवल एडजेसेंट टू एंड डायरेक्टली बीनीथ द जिंजाइवल मार्जिन। तमाम पेशेंट्स जितने भी हैं, मतलब हम रोजमर्रा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा भी यही मेथड होता है। रिकमेंडेड फॉर द रूटीन पेशेंट्स विद और विदाउट पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट। ऐसे पेशेंट्स जो रूटीन वाइज हों और उनके अंदर पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, सब में हम इनको जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, सब में इनको जो हम इंडिकेट कर सकते हैं। टेक्निक इनकी क्या क्या है? द ब्रिस्टल्स आर प्लेस्ड एट अ 45 डिग्री एंगल टू द जिंजाइवा एंड मूव्ड इन अ सर्कुलर स्ट्रोक। जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, आपने जिंजाइवा के साथ कितने डिग्री पर रखना होता है इसको? 45 डिग्री। और फिर कौन सा स्ट्रोक देना होता है? सर्कुलर स्ट्रोक देना होता है। ठीक है। स्ट्रोक्स आर रिपीटेड अराउंड 20 टाइम्स 3 टीथ एट अ टाइम। एक ही वक्त में 3 दांतों पर 20 मरतबा आपने इसकी रोटेशन डालनी है। ठीक है। 20 मरतबा स्ट्रोक आपने इसको सर्कुलेटरी स्ट्रोक देना है। ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर टीथ, जो आपके सामने वाले दांत होते हैं उनका जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, पिक्चर नंबर 4 में देखें जिस तरह, तो इनका जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है उसमें आपने क्या करना होता है? द ब्रिश इज इंसर्टेड वर्टिकली एंड द हील ऑफ द ब्रिस्टल इज पास्ड इनटू द जिंजाइवल सल्कस। ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है? जो ब्रश होता है उसको आपने वर्टिकली इंसर्ट करना होता है और जो आपके ब्रिस्टल्स होते हैं, जो उनके हील होते हैं, वो आपने जिंजाइवल सल्कस के अंदर एंटर करने होते हैं। ठीक है। पिक्चर में आप देख लें। फिर उस मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं? इफेक्टिव मेथड है, प्लैक को रिमूव करने के लिए गुड जिंजाइवल स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड करता है और आसानी से, मतलब समझ आने वाला भी है, इसको पेशेंट आसानी से परफॉर्म कर सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सेसिवली ब्रशिंग कैन काज इंजरी टू जिंजाइवल मार्जिन। अगर आप जो है इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे और आप हद से ज़्यादा इस पर जोर लगा रहे हैं या आप ब्रशिंग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर वो क्या करेगा कि आपके जिंजाइवल मार्जिन को क्या करेगा? ये इंजरी कर देगा। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसके अलावा जो है डेक्सटेरिटी रिक्वायरमेंट इज़ टू हाई फॉर द सर्टेन पेशेंट्स। इसमें जो है इस टेक्निक के अंदर जो है फुर्ती बहुत ज़्यादा चाहिए, तो तेज़ी से हमने काम इसमें लेना होता है। तो अब जो पेशेंट्स सुस्ती के मरीज़ हैं, जो सुस्त पेशेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए तो ये मसला करेगा ही करेगा। अब इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमारे पास क्या था? टूथब्रशेस थे, फिर हमने उनकी टाइप्स पढ़ी। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा नंबर पे जो आ रहा है, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स हैं। उनमें क्या आता है? स्पेशल एफर्ट्स हैव टू बी मेड एंड स्पेशल डिवाइसेस हैव टू बी यूज्ड for the removal of plaque from interdental areas, especially for the posterior molars. Interdental नाम से भी जाहिर है कि ये ऐसे डिवाइसेस होंगे, स्पेशली जो पोस्टीरियर मोलर्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरडेंटल एरियाज होते हैं उनको क्लीन करने के लिए जो है ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। फैक्टर्स इन सिलेक्शन, टाइप ऑफ जिंजाइवल एम्ब्रेयर्स ट्रायंगुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ टीथ, अगर अलाइनमेंट ऑफ टीथ आपकी जो है वो किस तरह से, उसकी उस पर भी डिपेंड करता है ये दांतों के अलाइनमेंट पर। फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस एंड कंटैक्ट एरियाज। डेंटल फ्लॉस क्या चीज़ है? इंडिकेटेड टू रिमूव प्लैक फ्रॉम इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेसेस। सरफेस, दो दांतों के दरमियान जो सरफेस होती है उसको इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस कहा जाता है। उनके दरमियान से प्लैक को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना होता है? डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना होता है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मल्टी फिलामेंट भी होते हैं, ट्विस्टेड भी होते हैं, नॉन ट्विस्टेड भी होते हैं, बॉन्डेड भी होते हैं, नॉन बॉन्डेड भी होते हैं, थिक भी होते हैं, थिन भी होते हैं, वैक्स्ड भी होते हैं और नॉन वैक्स्ड भी होते हैं। ठीक है। डेंटल फ्लॉस का फंक्शन क्या है? रिमूव ऑफ एडहेरेंट प्लैक एंड फूड डेब्रिस फ्रॉम द इंटरप्रॉक्सिमल एम्ब्रेयर्स एंड अंडर द पॉन्टिक्स ऑफ एफपीडी। ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरडेंटल एम्ब्रेयर्स हैं या इंटरप्रॉक्सिमल एम्ब्रेयर्स हैं या उसके अलावा जो हमारे पास एफपीडीज होते हैं, उनकी जो पॉन्टिक्स हैं उनके अंडर जो है फूड पार्टिकल्स को या प्लैक के कम्युलेशन को रिमूव करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। दांतों की सरफेस को पॉलिशिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द प्लैक एंड डेब्रिस। जाहिर सी बात है जब आप अपनी दांतों से जो है प्लैक और डेब्रिस को रिमूव कर रहे हैं तो आपकी सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी। स्टिमुलेटिंग एंड मसाजिंग द इंटरडेंटल पैपिला। इंटरडेंटल पैपिला को स्टिमुलेट करने के लिए और मसाज करने के लिए आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग इन लोकेटिंग सब जिंजाइवल कैलकुलस डिपॉजिट्स, जहाँ पर सब जिंजाइवली कैलकुलस डिपॉजिट हो तो उनको लोकेट करने के लिए भी आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ओवरहैंगिंग मार्जिन्स ऑफ रेस्टोरेशंस हैं, ठीक है, या प्रॉक्सिमल कैरीज हैं, तो इनको जो है आप लोकेट करने के लिए
डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं। इम्प्रूविंग ओरल हाइजीन, रिड्यूसिंग द जिंजाइवल ब्लीडिंग और व्हीकल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिशिंग एजेंट्स टू द इंटरप्रॉक्सिमल एंड सबजिंजाइवल एरिया। पिक्चर में आप देख लें, ठीक है, आपने जो आपके पास डेंटल फ्लॉस आएगा तो वो किस टाइप का होगा, आपने उसको किस किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास इसकी कुछ टेक्निक्स आती हैं जो दो मेन कॉमन है। डेंटल फ्लॉस को हमने किस टेक्निक से जो हमने उसको यूज़ करना होता है, तो हमारे पास सबसे पहले है स्पूल मेथड, दूसरा है लूप मेथड, लूप को सर्कुलर भी। तो स्पूल मेथड की अगर हम बात करें, इसमें क्या करना होगा, आपने नीचे वाली पिक्चर को देखना है, इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा, ठीक है, ये देख लें। इसमें आपने तकरीबन 12 से 18 इंचेस का एक लॉन्ग फ्लास्क लेना होता है and about 4 inches from each end is wound around the middle finger of each hand, ठीक है। तो आपने दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर है उसमें आपने जो अबाउट 4 इंचेस इसको क्या करना होता है, वाउंड कर लेना होता है। इन द बोथ हैंड्स द लास्ट 3 फिंगर्स आर फोल्डेड एंड बोथ हैंड्स आर मूव्ड अपार्ट। अच्छा, आपने क्या करना होता है, दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से रोटेट करके फिर अपने दांतों के दरमियान जो इंटरडेंटल स्पेसेस होते हैं उनके दरमियान से आपने इसको क्या करना है, मूव कराना है, ठीक है। इन दिस वे अबाउट 1 to 2 इंचेस ऑफ द फ्लॉस इज हेल्ड टाइटली बिटवीन द इंडेक्स फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स, जो मैंने वही बात की, तकरीबन 1 से 2 इंचेस आपने इसको जो है टाइटली हेल्ड करना है, ठीक है, ताकि जो है आप सही तरीके से प्लैक रिमूव कर सकें। फिर उसके बाद हमारे पास है सर्कल या लूप मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, सर्कल और लूप ऑफ द फ्लॉस इज मेड from about 12 to 18 inches of the long pieces and both ends are tied securely with 3 knots, ठीक है। All fingers except thumbs of the both hands are placed within the loop। अच्छा, आपने फिर जो है ना ये लूप बनाने होते हैं, इन लूप के अंदर अपने जो थंब है उनके अलावा बाकी सारी फिंगर्स को इसमें इन्वॉल्व करना होता है। द फ्लॉस इज हेल्ड टाइटली बाय द बोथ हैंड्स हैविंग अबाउट 1 to 2 इंचेस ऑफ द फ्लॉस बिटवीन द फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स। दोनों हाथों के दरमियान जो फासला होना चाहिए तकरीबन 1 से 2 इंचेस का होना चाहिए फ्लॉस का। पिक्चर में आप ये देख लें, ठीक है, किस तरह से वो जो है कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लें, आपने क्या करना होता है, आपने जो है इसको टाइट करना होता है, टाइटली बांधना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको यूँ अपना थंब और अपनी फिंगर का यूज़ करते हुए इस तरह से आपने इसको सेट करना है। टेक्निक इसमें कौन कौन सी हैं, द फ्लॉस इज जेंटली पास्ड थ्रू ईच कंटैक्ट एरिया विद अ फर्म बैक एंड फोर्थ मोशन। टेक्निक क्या है कि दोनों मेथड की टेक्निक सेम ही है। इसमें आपने क्या करना होता है, फ्लॉस को जो है आपने जब स्पूल मेथड से या लूप मेथड किसी भी को आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, आपका जो कंटैक्ट एरिया होता है वहाँ से आपने बैक एंड फोर्थ आगे पीछे की तरफ मोशन प्रोवाइड करनी होती है। वंस द फ्लॉस इज एपिकल टू द कंटैक्ट एरिया, एक मरतबा जब आपका फ्लॉस कंटैक्ट एरिया के एपिकल की तरफ चला जाए एंड स्लिप्ड जेंटली अंडर द मार्जिन जिंजाइवा, ठीक है, तो फिर आपने मार्जिनल जिंजाइवा के अंडर आपने इसको क्या करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको स्लिप करना होता है, ठीक है। Then the floss is moved firmly along the tooth up to the contact area and gently down to the sulcus again, repeating this works for 2 to 3 times। मतलब ये है कि आपने जो है जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, आपने जेंटली इसको रोटेट करते हुए ऊपर नीचे की तरफ करना है, ठीक है, 2 से 3 मरतबा। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्रॉक्सिमल या इंटरडेंटल ब्रशेस। तो पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं और दे आर कोन शेप और सिलेंड्रिकल ब्रशेस। दे आर पार्टिकुलरली स्विचेबल फॉर क्लीनिंग लार्ज इरेगुलर और कनकेव टूथ सर्फेसेस एडजेसेंट टू द वाइड इंटरडेंटल स्पेसेस। ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिकेशन दे रहा है, जहाँ पर आपके पास क्लीनिंग एरिया लार्ज हो, इरेगुलर हो या दांतों की सरफेस कनकेव हो, एडजेसेंट टू द वाइड इंटरडेंटल स्पेसेस, या आपके पास इंटरडेंटल स्पेसेस क्या है वो वाइड हो, ठीक है। They are inserted through wide interdental spaces and move back and forth motion with the short strokes। तो आपने इंटरडेंटल स्पेसेस, जो वाइड इंटरडेंटल स्पेसेस होती हैं जहाँ पर आसानी से ये जो है घुस जाते हैं, आपके पास जो ब्रशेज हैं इंटरडेंटल, इनको आपने क्या करना होता है, जब अंदर उनको अपनी इंटरडेंटल स्पेसेस के अंदर डाल लिया तो फिर आपने बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे की तरफ मोशन देनी होती है, इसमें शॉर्ट स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, ठीक है। पावर्ड इंटरडेंटल टूथ ब्रशेज आर आल्सो अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास है वुडन टिप्स। तो वुडन टिप्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ऑरेंज वुड एंड आर ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। और ये अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए वुडन टिप्स का तो ये क्या है, ट्रायंगुलर है। दे आर इंसर्टेड इनटू द जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स विद बेस ऑफ द ट्रायंगुलर ओरिएंटेड टुवर्ड द जिंजाइवा। इसमें आपने क्या करना होता है, जो आपके पास जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स होते हैं, जिस तरह आपको माउस कर्सर की तरफ देखें, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, तो ये क्या होते हैं, जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स होते हैं, ट्रायंगुलर स्पेसेस होती हैं, इनके अंदर जो है इनको रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिंजाइवल मसाज क्या चीज़ है,
Mechanical stimulation of gingiva either by tooth brushing or interdental cleansing with various aids or simple finger massage leads to increased keratinization, increased blood flow, increased flow of gingival circular fluid within the gingival sulcus. इसमें जो आप अपने जंजावा को किस तरह से मसाज देते हैं, अपने हाथों से दे सकते हैं, अगर आप टूथब्रश या इंटरडेंटल क्लेंजिंग जो होते हैं उनके थ्रू भी आप इनको जो है मसाज प्रोवाइड कर सकते हैं। मसाज करने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब हेल्दी होते हैं आपके गम्स वगैरह, ठीक है। और केराटिनाइजेशन प्रोसेस को भी ये जो है इंक्रीज़ करता है, और फ्लो ऑफ जिंजाइवल सर्कुलर फ्लूइड उसको भी ये जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है। आपके गम्स को हेल्दी रखता है दूसरे लफ्ज़ों में। फिर है हमारे पास वाटर पिक भी इसको बोला जाता है, और वाटर इरिगेशन डिवाइसेस भी इनको बोला जाता है। वैल्यूएबल सप्लीमेंट फॉर मैकेनिकल प्लैक कंट्रोल, मैकेनिकली प्लैक कंट्रोल करने के लिए जो है ये वैल्यूएबल सप्लीमेंट हैं। बेनिफिशियल इन द रिमूवल ऑफ अनअटैच्ड प्लाक एंड डेब्रिस, मेनली कंपोज्ड ऑफ अ बिल्ट इन द पंप एंड अ रिजर्वर। ये अमूमन जो है किस चीज़ के साथ बिल्ट होता है, ये किस चीज़ के साथ कंपोज्ड होता है, इसके पास एक पंप होता है और एक रिजर्वर होता है, जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। पूरी एक डिवाइस है, सही है। आल्सो यूज टू डिलीवर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब ये है कि इसमें अमूमन जो है माउथ रिंजेस हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, वो उनको भी इसमें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके साथ। मसलन क्लोरहेक्सिडीन सब अगर आपने जो है इसको क्या करना है, साफ़ करना है, क्लीन करना है, तो फिर आप क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश जिसको आप आम लफ्ज़ों में बोलते हैं उसको इसके अंदर डालकर फिर जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब टंग स्क्रैप, जुबान के सरफेस को आपने जो है इससे साफ़ करना होता है। डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ टंग विद सम फॉर्म ऑफ स्क्रैपर डिजाइंड फॉर दिस पर्पज। अच्छा, जो टंग स्क्रैपर्स होते हैं ना, ये स्पेशली डिज़ाइंड किए हुए होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, वो आपने इसका इस्तेमाल करना है अगर आपकी ज़ुबान के ऊपर डेब्रिसेस वगैरह की अकामुलेशन हो जाती है, ठीक है। टेक्निक क्या है इसमें, ब्रशिंग टेक्निक है, ब्रशिंग टेक्निक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और टंग क्लिनजिंग डिवाइसेस भी मिलती हैं। मैं आपको पिक्चर में थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का है। और अब है केमिकल मेथड। केमिकल कंट्रोल क्या होता है, इसमें आपने माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना होता है, माउथ रिंसेस इनको हम बोलते हैं, ठीक है। Ideal agent to the mechanical plaque control procedures. The ADA has accepted 2 agents as plaque control. ADA ने 2 एजेंट्स को प्लैक कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है, जिसमें हमारे पास क्या है, क्लोरहेक्सिडीन रिंस आते हैं, माउथ वॉशेस आते हैं, ऐसे माउथ वॉशेस जिसमें क्लोरहेक्सिडीन इन्वॉल्व होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रेस्क्रिप्शन एसेंशियल ऑयल रिंसेस, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये केमिकल प्लैक कंट्रोल में हमारे पास एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ आती हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं और इनका क्या काम होता है। फिर उसके बाद ये जो है फ्लोराइड्स किस किस में होते हैं, और ये सारे मैंने इसमें दे दिए हैं, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये बुक से मैंने पिक्चर ली, ठीक है। आइडियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं प्लैक कंट्रोल के लिए, ठीक है। एंटी प्लैक एजेंट्स के लिए शुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्लैक एंड जिंजावाइटिस। अच्छा, इनको जो है, ये जो आप माउथ रिंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको प्लैक को भी आइडियली तौर पर जो है इनको क्या करना चाहिए, सिग्निफिकेंटली जो है इसको रिड्यूस करना चाहिए, और जिंजावाइटिस से भी छुटकारा हासिल हो, ठीक है। शुड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की भी आपके दांतों के ऊपर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट से भी बचाना होता है हमने, ठीक है। तो अगर वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की डेवलपमेंट से बचा सकता है तो फिर वो जो है आइडियल रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपके, और सबसे बड़ी बात, आपके ओरल टिश्यू के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए आपका जो माउथ रिंजेस होते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। शुड नॉट स्टेन टीथ और अल्टर द टेस्ट। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आपके दांतों के ऊपर कोई दाग धब्बे ना छोड़ दे, और आपका जो है टेस्ट वगैरह ना तब्दील कर दे, ठीक है। शुड एग्जिबिट गुड रिटेंटिव प्रॉपर्टी, इनकी जो रिटेंटिव प्रॉपर्टी होती है उनको भी गुड होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और इजी टू यूज़ होना चाहिए, पेशेंट इजीली अफोर्ड भी कर सके, और इसकी टेक्निक इस्तेमाल करने की जो है वो भी बिल्कुल सिंपल आम सी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोरहेक्सिडीन जो मोस्ट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इफेक्टिव एजेंट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, वायरसेस सब के लिए जो है इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर देते भी हैं तो यही रिकमेंड किया जाता है। बहुत एंटी प्लाक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये एंटी प्लाक भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है, ठीक है।
क्लोरहेक्सिडीन इनहिबिट्स प्लेक बाय, किस तरह से जो है प्लेक की इनहिबिशन करता है, प्रिवेंटिंग द पेलिकल फॉर्मेशन बाय ब्लॉकिंग द एसिडिक ग्रुप्स ऑन द स्लेवरी ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो स्लेवरी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें जो है एसिडिक ग्रुप्स उनको ब्लॉकेज करके उनकी, ठीक है, उनकी पेलिकल फॉर्मेशन से उनको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल ऑन टू द टूथ सरफेस बाय बाइंडिंग टू द बैक्टीरिया, आपके दांतों पर जो बैक्टीरियल बाइंडिंग होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल की जो बाइंडिंग हो रही होती है उससे भी ये जो है बचाता है। Preventing binding of mature plaque by precipitating agglutination factors in the saliva and displacing the calcium from the plaque matrix। ठीक है, कुछ जो है मैंने ये नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास कुछ जो है माउथ वॉशेस वगैरह या माउथ रिंजेस आते हैं, तो इसमें आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। सिटाइल पेरिडीनियम क्लोराइड क्लोरहेक्सिडीन इसेंशियल ऑयल्स, जो ऊपर हमने बात की थी, फ्लोराइड और पेरोक्साइड्स वगैरह, तो इनका क्या काम होता है। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है ना, स्टाइल पायरिडीनियम जो क्लोराइड है, मे बी एडेड टू रिड्यूस द बेड ब्रीथ। ठीक है, बेड ब्रीथ को रिड्यूस करने के लिए इसको ऐड किया जा सकता है। बोथ क्लोरहेक्सिडीन एंड इसेंशियल ऑयल्स कैन बी यूज्ड टू हेल्प कंट्रोल प्लेक एंड जिंजाइटिस। फ्लोराइड इज अ प्रूवन एजेंट इन हेल्पिंग द प्रिवेंट डिके। Peroxide is present in several whitening mouth rinses। अच्छा, थेराप्यूटिक माउथ रिंजेस कौन से होते हैं, ये जो है हम इसको ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं और बाय द प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, खुद जाकर भी ले सकते हैं और डॉक्टर के थ्रू भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन, वो फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर माउथ रिंसेस कंटेनिंग एसेंशियल ऑयल्स आर अवेलेबल इन स्टोर्स, यानी कि जो हमारे पास थेराप्यूटिक माउथ रिंजेस हैं जो हमने ऊपर बात की थी, और उसमें क्या आते हैं एसेंशियल ऑयल्स वगैरह की जब बात आई थी, तो ये क्या है, आप इसको ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं इजीली। जबकि ऐसे जो क्लोरहेक्सिडीन पर जो है कंटेन होते हैं, जिनके अंदर क्लोरहेक्सिडीन मटेरियल मौजूद होता है, तो फिर उनको जो है ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर प्लेक कंट्रोल पर, जिसमें हमने उसकी टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके मेथड्स के बारे में भी पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।